दोस्तों स्वागत है आपका बिहार न्यूज में। मैं हूं आपके साथ महसर आलम और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। तो दोस्तों आज हो चुका है 4 जुलाई 2023। तो आज बिहार की टॉप खबरें लेकर आए हैं आपके लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज बिहार की टॉप न्यूज। जी हां दोस्तों, आज सबसे पहले बात करते हैं कि महाराष्ट्र में एनसीपी के साथ हुए खेल के बाद बीजेपी ने बड़ा दावा कर दिया है। बीजेपी ने कहा है कि बिहार में भी ऐसा ही कुछ होने जा रहा है। नीतीश कुमार की पार्टी में भगदड़ की स्थिति है और जेडीयू कभी भी टूट सकती है। नीतीश कुमार को इसका अंदाजा है, तभी पार्टी के विधायकों और सांसदों से अकेले में बात कर पार्टी नहीं छोड़ने की गुहार लगा रहे हैं, लेकिन इसका कोई फायदा होने वाला नहीं है। पूर्व उप मुख्यमंत्री और भाजपा सांसद सुशील कुमार मोदी ने यह दावा किया है कि उन्होंने कहा है कि शरद पवार की पार्टी एनसीपी में विद्रोह विपक्षी एकता की पटना बैठक का इफेक्ट है। विपक्षी बैठक के बहाने राहुल गांधी को प्रोजेक्ट करने की जमीन तैयार की जा रही थी। इसके खिलाफ रिएक्शन हुआ और शरद पवार की पार्टी खत्म होने के कगार पर पहुंच गई है। विधायक और सांसद दोनों जानते हैं कि राहुल गांधी के नाम पर वोट मिलना असंभव है। सुशील मोदी ने कहा है कि बिहार में भी महाराष्ट्र जैसी स्थिति बन सकती है। नीतीश कुमार को इसका अंदाजा है, तभी उन्होंने विधायकों से 1-to-1 बात करना शुरू कर दिया है। उन्होंने कहा है कि जदयू विधायक सांसद नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट लेकर विधानसभा और सांसद पहुंचे हैं, वे न राहुल गांधी को प्रधानमंत्री पद का दावेदार स्वीकार करेंगे, न ही तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री पद का दावेदार। तभी जेडीयू में भगदड़ की आशंका है। जी हाँ दोस्तों, अब बात करते हैं कि बिहार में 1,70,000 शिक्षकों की होने वाली भर्ती में दूसरे राज्यों के अभ्यर्थियों को मौका देने के बाद से शनिवार को पटना में बवाल मचा है। बिहार के शिक्षक अभ्यर्थी लगातार नियमावली में संशोधन का विरोध कर रहे हैं। पटना में शिक्षक बहाली में डोमिसाइल नीति लागू करने की मांग को लेकर अभ्यर्थी सड़क पर उतर गए हैं। पुलिस के समझाने के बाद भी शिक्षक अभ्यर्थी प्रदर्शन कर रहे थे, जिसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज किया। बीजेपी का आरोप है कि नीतीश कुमार ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो देश के बेरोजगार की चिंता कर रहे हैं, वो भी तब जब अन्य राज्य डोमिसाइल नीति लागू कर अन्य राज्यों से आए अभ्यर्थियों के लिए मुश्किल खड़ी करते हैं। बिहार के लड़कों को ओडिशा, बंगाल, झारखंड और छत्तीसगढ़ में नौकरी नहीं मिलती। उत्तर प्रदेश में वैसे बिहारी को नौकरी मिल सकती है जो कम से कम 10 साल वहां रह चुके हैं। उत्तराखंड में बिहारियों को तभी नौकरी मिलेगी जब वे यहाँ से 10+2 की पढ़ाई पूरा कर चुके हैं। झारखंड में केवल 10% बदरी उम्मीदवारों को नौकरी मिल सकती है। ऐसे में ये जानते हुए कि सबसे ज्यादा बेरोजगार बिहार में है, फिर भी शिक्षक नियोजन की प्रक्रिया को देश के स्तर की प्रतियोगी परीक्षा बनाने का खामियाजा बिहार के अभ्यर्थियों को ही झेलना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, अब बात करते हैं कि महागठबंधन में शामिल पार्टी भाकपा माले ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। लोकसभा चुनाव को लेकर माले 7 क्षेत्रों पर विशेष फोकस कर रही है और इन क्षेत्रों में आंदोलन तेज करने का फैसला पार्टी ने लिया है। माले पोलित ब्यूरो के सदस्य धीरेन्द्र झा के अनुसार आरा, सिवान, बक्सर, कराकाट, जहानाबाद, पाटलिपुत्र, कटिहार आदि महत्वपूर्ण लोकसभा क्षेत्रों पर पार्टी का फोकस है। इन जिलों में इन महीने के अंत तक हर बूथ पर ब्रांच बनाने का निर्णय लिया गया है। माले पोलित ब्यूरो सदस्य धीरेन्द्र झा के अनुसार बिहार में दलित गरीबों के मुद्दे पर पार्टी आंदोलन चला रही है, बिजली के मुद्दे पर आंदोलन कर रही है, शिक्षकों के आंदोलन को पूरा समर्थन दे रही है। माले 40 लोकसभा सीटों पर तैयारी कर रही है। माले के अनुसार शिक्षक नियोजन को लेकर नीतीश सरकार की जो नीतियां हैं वो गलत है। ट्रेडिस्ट मोड में शिक्षा का सुधार नहीं हो सकता है। शिक्षकों की बहाली प्रक्रिया ठीक से नहीं चल रही है। डोमिसाइल को सरकार ने जीएसटी जैसा बना दिया है। भाजपाई माइंड सेट के ब्यूक्रेस्ट के इशारे पर सरकार काम कर रही है, इसलिए गड़बड़ियां हो रही है। जी हाँ दोस्तों, अब बात करते हैं कि बिहार के चंपारण रेंज के डीआईजी जयंत कांत की पत्नी स्मृति पासवान ने चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। नूतन पासवान की बेटी स्मृति पासवान जमुई लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने की इच्छा जताई है। कहा है कि जमुई से उनका पुराना रिश्ता है, वो यहाँ की बेटी है। रविवार को एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने ये बात कही है। स्मृति पासवान ने कहा है कि जमुई में महिला उत्पीड़न, दहेज प्रथा के साथ समाज में होने वाली कुरीतियों से लड़ने के लिए वो महिलाओं को मजबूत बना रही है, साथ ही समाज के लोगों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने का भी काम कर रही है। उन्होंने बताया कि जमुई जिले के
प्रबुद्ध जनों ने इच्छा जताई है कि आप चुनाव मैदान में आए और चुनाव लड़े, हम लोग आपके साथ हैं। स्मृति पासवान ने कहा कि किस दल से चुनाव लड़ेंगे ये नहीं पता, लेकिन इस बार लोकसभा चुनाव जरूर लड़ेंगे। स्मृति पासवान ने कहा कि आज मैं जमुई 2 मकसद से आई हूँ। पहला, ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल में चेस कंपटीशन का ऑर्गेनाइजेशन करना था। दूसरा ये कि मैं जमुई हमेशा आती रहती हूँ, यहाँ की बेटी हूँ, जमुई आगे कैसे बढ़े इसके लिए लगी रहती हूँ। जमुई मेरी कर्म भूमि है, 2017 से जमुई से जुड़ी हूँ, मेरी पहचान जमुई है, मैं जमुई में पहले से सेवा कर रही हूँ और आगे भी करूँगी। स्मृति पासवान ने लोकसभा चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर की है। कहा है कि समाज के लोगों के लिए चुनाव लड़ूंगी, इसके लिए अभी किसी दल के संपर्क में नहीं हूँ। मेरे परिवार में बीजेपी जेडीयू के अलावा सभी पार्टी के सदस्य मौजूद है, इसलिए आने वाले समय में पार्टी चयन करने में कठिनाइयाँ नहीं होगी। जी हाँ दोस्तों, अब बात करते हैं कि शिक्षा विभाग के अपर सचिव का पद संभालते ही तेज तर्रार IAS के पाठक रोज नए नए आदेश निकाल रहे हैं और लापरवाह अधिकारियों एवं कर्मियों के साथ ही शिक्षकों पर सख्ती कर रहे हैं। के पाठक के आदेश के बाद पटना में शिक्षा विभाग के कर्मियों और शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति वापस कर दी गई है और तत्काल प्रभाव से उन्होंने अपने मूल जगह पर योगदान देने के लिए कहा है। ऐसी शिकायत है कि कई कर्मचारी और शिक्षक मनमाने जगह पर अपनी प्रतिनियुक्ति करवा रखी थी। इस प्रतिनियुक्ति को खत्म करने के लिए के पाठक ने आदेश दिया था, जिसके बाद विभाग की तरफ से प्रतिनियुक्ति खत्म करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। वहीं दूसरी ओर स्कूलों में शिक्षकों और कर्मचारियों की उपस्थिति सुनिश्चित कराने के लिए के पाठक ने सभी जिला अधिकारियों को रोस्टर बनाकर निरीक्षण करने का आदेश जारी किया था। इस आदेश के बाद 1 जुलाई को 32 जिलों के 7051 स्कूलों को निरीक्षण डीएम एवं अन्य सीनियर अधिकारियों द्वारा की गई है और इस निरीक्षण का रिपोर्ट पर शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक खुद निगरानी कर रहे हैं। सोमवार 3 जुलाई से निरीक्षण के कार्य में और गति आएगी। विभागीय आदेश के मुताबिक सोमवार 3 जुलाई से निरीक्षण के कार्य में और गति आएगी। विभागीय आदेश के मुताबिक 2 सप्ताह में राज्य के हर जिले के हर एक इलाके के स्कूलों का निरीक्षण किया जाना है और गैर हाजिरी रहने वाले कर्मियों और शिक्षकों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जी हाँ दोस्तों, अब बात करते हैं कि बिहार में रहने वाले लोगों के लिए बड़ी खबर आ रही है। ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक बिहार के पटना, बक्सर, भोजपुर समेत सभी 38 जिलों में बारिश होने की संभावना है। इसे ध्यान में रखते हुए मौसम विभाग के द्वारा अलर्ट जारी किया गया है। खबर के अनुसार प्रदेश में 2 तरह के चक्रवाती परिसंचरण सिस्टम काम कर रहे हैं। इन दोनों सिस्टम की वजह से बिहार में मानसून ज़्यादा सक्रिय हो गया है, जिससे राज्य के कुछ जिलों में भारी बारिश हो सकती है, वहीं कुछ जिलों में मध्य स्तर की बारिश होगी। बता दें कि बिहार के सहरसा, सुपौल, सीतामढ़ी, मधुबनी, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, मोतिहारी, किशनगंज और अररिया जिलों के कई हिस्सों में भारी से अति भारी बारिश होने की संभावना जताई है। वहीं पटना, बक्सर समेत अन्य जिलों में हल्की से मध्य बारिश हो सकती है। मौसम वैज्ञानिक की माने तो अगले 72 घंटे तक बिहार में तेज बारिश होने की पूरे आसार बने नजर आ रहे हैं। कुछ स्थान पर गरज चमक के साथ तेज हवाएं भी चल सकती है, जबकि कई स्थान पर बिजली गिरने की भी पूरी संभावना दिखाई दे रही है। जी हाँ दोस्तों, अब बात करते हैं कि बिहार में रहने वाले लोगों के लिए सरकार के द्वारा कई तरह के पेंशन योजनाएं चलाई जा रही है। ये योजना लोगों को आर्थिक मदद पहुंचाने के लिए चलाई जाती है। इस पेंशन योजना की मदद से लोग आर्थिक स्थिति को बेहतर कर सकते हैं। खबर के अनुसार बिहार सरकार के द्वारा दिव्यांग लोगों के लिए विकलांग पेंशन योजना, बुजुर्गों के लिए मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना, विधवा महिला के लिए बिहार विधवा पेंशन योजना और बिहार लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना चलाई जा रही है। बता दें कि इन पेंशन योजनाओं की मदद से आप अपना सामाजिक व आर्थिक विकास सुनिश्चित कर सकते हैं। इसका लाभ लेने के लिए योग्यता पेंशन योजना के नियमों के मुताबिक होनी चाहिए, साथ ही बिहार का अस्थायी निवासी होनी चाहिए। बिहार सरकार द्वारा राज्य स्तर तक चलाई जा रही इन अलग अलग पेंशन योजनाओं का लाभ लेने के लिए आपको अपने अंचल कार्यालय, ब्लॉक ऑफिस में जाना होगा और आवेदन फॉर्म प्राप्त कर आवेदन की प्रक्रिया को पूरा करना होगा।
जी हाँ दोस्तों, आप बात करते हैं कि बिहार में नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर आ रही है। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक जिला नियोजनालय नालंदा द्वारा 4 जुलाई 2023 को संयुक्त श्रम भवन प्रखंड कार्यालय परिसर बिहार शरीफ में जॉब कैंप का आयोजन किया जाएगा। खबर के अनुसार इस जॉब कैंप में ट्रेडर्स राजगीर की कंपनी भाग लेगी और इंटरव्यू के आधार पर युवाओं को नौकरी प्रदान करेगी। ये भर्ती सेल्समैन, सेल्स एग्जीक्यूटिव, डिलीवरी बॉय, डिलीवरी मैन, ड्राइवर एवं कंप्यूटर ऑपरेटर आदि पदों पर की जाएगी। बता दें कि इस भर्ती प्रक्रिया में भाग लेने के लिए युवाओं को की योग्यता किसी मान्यता प्राप्त संस्थान के पदों के अनुसार 10वीं पास होना जरूरी है। वहीं उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु सीमा 18 वर्ष और अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष निर्धारित किया गया है। मिली जानकारी के अनुसार इस जॉब कैंप में NCL पोर्टल जिला नियोजनालय नालंदा पर निबंध पुरुष अभ्यर्थी भाग ले सकते हैं। इन पदों पर चयनित उम्मीदवारों को 15,000 से लेकर 20,000 प्रति महीने मानदेय के रूप में वेतन दिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आप बात करते हैं कि बिहार के अलग अलग शहरों में सब्जियों की कीमत आसमान छू रही है। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 3 दिनों के अंदर बिहार में सब्जियों की कीमत 25% तक बढ़ी है। सबसे ज्यादा राजधानी पटना में सब्जियों की कीमत महंगी हुई है। खबर के अनुसार गर्मी के कारण बिहार में सब्जी के फसल खराब हो गए थे। वहीं पिछले कुछ दिनों से हो रही बारिश ने भी बची खुची फसलों को काफी नुकसान पहुंचाया, जिसके कारण राज्य के सभी जिलों में हरी सब्जियां महंगी होने लगी है। बता दें कि पटना के ज्यादातर सब्जी मंडियों में टमाटर 100 रुपये प्रति किलो मिल रहा है। वहीं अन्य जिलों में भी टमाटर की कीमत 60 से 70 रुपये के आसपास है, जबकि हरी मिर्च और शिमला मिर्च की कीमत भी 100 रुपये प्रति किलो के पार कर गया है। जी हाँ दोस्तों, आप बात करते हैं कि बिहार में अगर किसी व्यक्ति के घर में बेटी का जन्म हुआ है तो वो बिहार मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना 2023 के लिए आवेदन कर सकते हैं। इस योजना के तहत सरकार जन्म से लेकर स्नातक तक लड़कियों को आर्थिक मदद देती है। खबर के अनुसार इस योजना के तहत राज्य सरकार बालिकाओं को जन्म से लेकर स्कूली शिक्षा पूरी होने तक अलग अलग किस्तों में आर्थिक सहायता प्रदान करती है। इसलिए आप ऑनलाइन के द्वारा आवेदन की प्रक्रिया को जल्द से जल्द पूरा कर सकते हैं। बता दें कि बिहार मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के लिए आवेदन करने वाले बालिका बिहार के अस्थायी निवासी होनी चाहिए। इसका लाभ एक परिवार की 2 बालिकाओं को ही मिलेगा। अगर पहले से 2 बालिकाओं को योजना का लाभ मिल चुका है तो तीसरी बालिका आवेदन के पात्र नहीं होगी। जी हाँ दोस्तों, आप बात करते हैं कि बिहार में रहने वाले लोगों के लिए बड़ी खबर आ रही है। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक बिहार में देसी गाय के लिए सरकार के द्वारा 75% की सब्सिडी दी जाएगी। सरकार से सब्सिडी का लाभ लेकर बिहार के लोग देसी गाय खरीद सकते हैं। खबर के अनुसार देसी गौ पालन प्रोत्साहन योजना के तहत 2 और 4 गायों के लिए सामान्य वर्ग के लोगों को 50% की सब्सिडी मिलेगी, जबकि SC ST अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों को सरकार के द्वारा 75% तक अनुदान दिया जाएगा। वहीं 15 से 20 गायों की खरीद पर सभी जिलों के लोगों को 40% का अनुदान मिलेगा। इसका लाभ लेकर बिहार के लोग गाय पालन कर सकते हैं और दूध के कारोबार को बढ़ा सकते हैं। इससे प्रदेश में भी दूध के उत्पादन में तेजी आएगी। साहिवाल, थार पारकर और गिर गाय पर 40 से 75% तक अनुदान दिया जाएगा। राज्य की सरकार देसी गौ पालन प्रोत्साहन योजना के तहत राज्य के लोगों को ये अनुदान देगी। गिर, थार पारकर और साहिवाल गाय पर मिलने वाला अनुदान डेयरी इकाई स्थान पर व्यय किया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आप बात करते हैं कि बिहार में अगर आप अपनी ज़मीन की नापी सरकारी अमीन से करना चाहते हैं तो आपको कुछ जरूरी नियम का पालन करना होगा। उस नियम का पालन करते हुए आप किसी भी जमीन की नापी कर सकते हैं, अमीन के द्वारा करा सकते हैं। बता दें कि सरकारी अमीन से जमीन नापी कराने का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि सरकारी अमीन से जमीन की नापी सिविल कोर्ट में मान्य होता है। अगर कभी जमीन से संबंधित कोई दिक्कत आता है तो अमीन आपकी तरफ से अपनी बात रख सकता है। बिहार में जमीन नापी सरकारी अमीन से कराने के नियम। नंबर 1, सरकारी अमीन से जमीन नापी कराने के लिए आपको अपने अंचल अधिकारी कार्यालय में आवेदन देना होगा। नंबर 2, आपको बता दें कि आवेदन के दौरान आपको जमीन से संबंधित कागजात की फोटोकॉपी भी जमा करनी होगी। नंबर 3, जिस जमीन का नापी होने वाला है उस जमीन के चारों तरफ जिसका जमीन है उसका भी नाम और पता उस आवेदन में भरना होगा। नंबर 4, आवेदन जमा करने के दौरान अंचल अधिकारी के कार्यालयों में आपको तय शुल्क भी जमा करनी होगी। शुल्क की जानकारी आपको कार्यालय में मिलेगी।
जी हाँ दोस्तों, अब बात करते हैं कि बिहार में गंगा सहित कई नदियों का जलस्तर बढ़ने लगा है। हालांकि राहत की बात है कि सभी नदियां खतरे के निशान से नीचे हैं, इसलिए अभी फिलहाल बाढ़ की आशंका नहीं है, लेकिन विभाग ने बाढ़ से बचाव की तैयारी कर दी है। केंद्रीय जल आयोग के अनुसार गंगा, सोन, गंडक, कोसी सहित अन्य नदियों का जलस्तर धीरे धीरे बढ़ रहा है, लेकिन खतरे के निशान से काफी नीचे है। नेपाल में मूसलाधार बारिश से कोसी और गंडक नदी का जलस्तर बढ़ा है। मानसून सक्रिय रहने के कारण पिछले दिनों नेपाल में हुई भारी बारिश और उत्तर बिहार के कई इलाकों में भी हुई बारिश के कारण नदियों का जलस्तर बढ़ रहा है। मौसम विभाग के अनुसार बिहार में भी मानसून सक्रिय हो गया है। अभी और बारिश होने की उम्मीद है, जिससे नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी दर्ज की जाएगी। बिहार सरकार ने राज्य के बाढ़ग्रस्त इलाके में बचाव के लिए तैयारी शुरू कर दी है। जी हाँ दोस्तों, अब बात करते हैं कि बिहार में घर के छत पर अगर आप सोलर प्लेट लगाना चाहते हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक सरकार ने घर के छत पर सोलर प्लेट लगाने की प्रक्रिया को आसान कर दिया है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसका लाभ उठा सके। बता दें कि नई व्यवस्था के तहत अब उपभोक्ता किसी भी कंपनी से सोलर प्लेट खरीद कर अपने घर की छत पर लगा सकते हैं। सरकार ने घरों के छतों पर सोलर प्लेट लगाने के लिए अब नामित एजेंसी से ही सोलर प्लेट लेने की बाध्यता समाप्त कर दी है। खबर के अनुसार अब लाभार्थी अपने पसंद के किसी भी विक्रेता के माध्यम से छत पर सोलर प्लांट लगवा सकेंगे। इन्हें 3 किलोवाट क्षमता के लिए 40% की सब्सिडी मिलेगी और 10 किलोवाट तक के लिए 20% सब्सिडी प्राप्त होगी। अगर आप अपने घर की छत पर सोलर प्लेट लगाना चाहते हैं तो आप इसके बारे में पूरी जानकारी मंत्रालय के आधिकारिक वेबसाइट में देख सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अब बात करते हैं कि बिहार के वैशाली जिले में दरभंगा से मुंबई जा रहे एक यात्री की सक्रियता से बड़ा रेल हादसा टल गया, नहीं तो उड़ीसा के बालासोर जैसी घटना घट सकती थी। दरअसल जयनगर से मुंबई के लोकमान्य तिलक टर्मिनल तक जाने वाली पवन एक्सप्रेस जैसे मुजफ्फरपुर से खुली, वैसे ही ट्रेन से आवाज आने लगी, जिसकी भनक ना तो ट्रेन के ड्राइवर को लगी और ना ही ट्रेन के गार्ड को। लेकिन ट्रेन के S11 बोगी पर सफर कर रहे दरभंगा के राजेश दास को कुछ हुआ, लेकिन जब तक वो कुछ समझ पाता तब तक ट्रेन भगवानपुर स्टेशन तक पहुंच चुकी थी। ट्रेन रुकते ही राजेश ने सबसे पहले ट्रेन के नीचे झांक कर देखा तो उसे पता चला कि S11 बोगी के नीचे ट्रेन का एक पहिया लगभग 10 इंच तक टूट चुका था। वह ट्रेन के ड्राइवर को जब तक कुछ बता पाता तब तक ट्रेन फिर खुल गई। लेकिन राजेश ने घटना की जानकारी ट्रेन में सफर कर रहे अन्य यात्रियों को दी और चेन पुलिंग करने का आग्रह किया, जिसके बाद एक यात्री ने चेन पुलिंग किया और जब ट्रेन रुकी तो पहिया टूटने की जानकारी ट्रेन के ड्राइवर और अन्य कर्मियों को दी गई। ट्रेन भगवानपुर में 6:10 पर खड़ी हुई थी, लिहाजा रेल कर्मियों ने घटना की जानकारी वरीय अधिकारियों को दी। फिर सोनपुर रेल मंडल से एक्सपर्ट की एक टीम अतिरिक्त बोगी लेकर भगवानपुर पहुंचे और लगभग 5 घंटे 10 मिनट बाद यानी रात 11:20 पर ट्रेन को रवाना किया गया, जिसके बाद यात्रियों ने राहत की सांस ली। जी हाँ दोस्तों, अब बात करते हैं कि बिहार में शिक्षक भर्ती नीति में बदलाव किए जाने पर शिक्षक अभ्यर्थियों का विरोध तेज हो गया है। वहीं हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा हम के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संतोष कुमार सुमन ने शिक्षक भर्ती नियमावली में संशोधन का विरोध करते हुए शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए फिर से डोमिसाइल नीति लागू करने की मांग की है। सुमन ने कहा है कि हम पार्टी शिक्षक अभ्यर्थियों की मांग का समर्थन करती है। हम पार्टी शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ सड़क पर उतरेगी। संतोष कुमार सुमन ने कहा कि डोमिसाइल नीति को हटाए जाने के खिलाफ हमारी पार्टी भी शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ सड़क पर उतरेगी। हमारे एक कार्यकर्ता डोमिसाइल नीति के पक्ष में उनके साथ खड़े हैं। उन्होंने कहा कि डोमिसाइल नीति हटाने के खिलाफ प्रदर्शन करने वाले अभ्यर्थियों की मांग का समर्थन करते हैं। जी हाँ दोस्तों, अब बात करते हैं कि बिहार की राजधानी पटना में सीसीटीवी की मदद से चालान काटने की व्यवस्था से एक तरफ ट्रैफिक पुलिस को आसानी हुई है, वहीं दूसरी तरफ विभाग की किरकिरी हो रही है। सीसीटीवी की मदद से ऑनलाइन चालान काटने की अजीब मामला सामने आया है, जहां घर में खड़ी गाड़ी का चालान कट गया। आइए जानते हैं पूरा मामला क्या है। पटना के बुद्धा कॉलोनी में निवासी एक अधिवक्ता के पास हेलमेट नहीं पहनने का चालान काटा गया। गौरतलब है कि अनिकेत कुमार के पास बाइक नहीं कार है। पटना हाईकोर्ट में वकालत करने अधिवक्ता अनिल का आरोप है कि ट्रैफिक महकमे की तरफ से कार पर हेलमेट नहीं लगाने पर चालान किया गया।
अनिकेत ने बताया कि उनकी गाड़ी घर में खड़ी है और चालान हेलमेट नहीं पहनने का कैसे मुमकिन है। उनका आरोप है कि 4 जून को गाड़ी घर में खड़ी थी और मैसेज आया कि दीघा बांस कोटी के पास ट्रैफिक रूल तोड़ने की वजह से 1000 का जुर्माना लगा है। वो अब अपने चालान कैंसिल कराने के लिए पटना ट्रैफिक एसपी के दफ्तर का चक्कर काटने को मजबूर है। एक और ऐसा ही मामला मनेर के रहने वाले सोनू कुमार के साथ भी हुआ है। सोनू का कहना है कि उसकी बाइक घर पर खड़ी थी और हेलमेट नहीं पहनने के कारण चालान कट गया। ऑनलाइन कैमरे की मदद से 1000 रुपये का चालान कट गया है। जी हाँ दोस्तों, आप बात करते हैं कि शिक्षकों की भर्ती में डोमिसाइल यानी स्थानीय नागरिक नीति को हटाए जाने के विरोध में शिक्षक अभ्यर्थी आर पार के मूड में दिखाई दे रहे हैं। जहां राज्य सरकार इस फैसले के विरोध में सैकड़ों शिक्षक सड़क पर उतरे। छात्रों के प्रदर्शन से डाक बंगला चौराहा पूरी तरह से रण क्षेत्र बन गया। डोमिसाइल नीति को लागू करने की मांग को लेकर सैकड़ों की संख्या में छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं इस पर सरकार पर हमला बोलते हुए सम्राट चौधरी ने कहा कि राज्य में एस्टेट सीटेट अभ्यर्थियों के सामने नियोजित शिक्षकों को राज्य कर्मी का दर्जा कर दें। वहीं इस पर सरकार पर हमला बोलते हुए सम्राट चौधरी ने कहा कि राज्य में एस्टेट सीटेट अभ्यर्थियों के सामने नियोजित शिक्षकों को राज्य कर्मी का दर्जा सरकार दे, इसकी मांग करोगे। बिहार में शिक्षकों को जो अपमान हो रहा है इसके जिम्मेदार नीतीश कुमार और महागठबंधन की सरकार है। जी हाँ दोस्तों, अब बात करते हैं कि बारिश की वजह से गंगा के जल स्तर में हुई वृद्धि के मद्देनजर सोमवार को दियारे का लाइफलाइन कहे जाने वाला दानापुर दियारा पीपा पुल को खोल दिया जाएगा, जिससे दियारे की 7 पंचायतों के लाखों लोगों के पास आवागमन के लिए सिर्फ और सिर्फ एक नाव का ही सहारा रह जाएगा। पीपा पुल के खुलने से दियारा की 7 पंचायतों का संपर्क दानापुर से पूरी तरह से भंग हो जाएगा। ठेकेदार वीरेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड विभाग द्वारा 15 जून के बाद पुल खोलने का आदेश है, पर गंगा के जलस्तर में वृद्धि नहीं होने के कारण अब तक पुल नहीं खोला गया था। उन्होंने बताया कि गंगा के जलस्तर में वृद्धि को देखते हुए पीपा पुल को सोमवार से खोल दिया जाएगा। पुल खुलने से दियारा के विकास समेत आवागमन पूरी तरह से बाधित हो जाएगी। पुल खुलने से गर्भवती महिला, बीमार लोगों समेत वृद्धा को भारी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। बता दें कि लाखों की आबादी को अब गंगा नदी में नाव पर हिलकोरा मारते हुए 1 घंटे में महज 3 किलोमीटर की यात्रा करनी पड़ेगी। राजधानी से महज 10 किलोमीटर की दूरी पर बसी 7 पंचायत आज भी अपनी बदहाली का आंसू रोने पर मजबूर है। इन लोगों को आज भी अपने गांव जाने आने के लिए गंगा नदी के नाव के सहारे पार करना पड़ता है। गंगा नदी को नाव से पार करने में करीब 1 से सवा घंटा लगेगा। जी हाँ दोस्तों, आप बात करते हैं कि बिहार की सियासत का ऊंट कब किस करवट बैठेगा इसका अंदाजा कोई नहीं लगा सकता। अचानक बड़ा फैसला लेने के लिए जाने वाले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पार्टी के विधायकों के साथ बैठक करने के बाद अब जेडीयू सांसदों से मुलाकात कर रहे हैं। सीएम आवास में जेडीयू सांसदों से बारी बारी से पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है। पार्टी नेताओं के साथ नीतीश कुमार की मुलाकात को लेकर ये कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या नीतीश फिर से पलटी मारेंगे। दरअसल पटना में विपक्षी दलों की बैठक संपन्न होने के बाद मुख्यमंत्री ने पार्टी के विधायकों और विधान पार्षदों की बैठक सीएम हाउस में बुलाई थी। बीते 30 जून को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पार्टी के विधायकों और विधान पार्षदों से 1-to-1 मुलाकात की थी और विभिन्न मुद्दों को लेकर विधायक से चर्चा की थी। तब ये संभावना जताई गई थी कि लोकसभा चुनाव और मानसून सत्र को लेकर नीतीश ने पार्टी के विधायकों और विधान पार्षदों से मुलाकात की है, लेकिन मुलाकात का सही कारण स्पष्ट नहीं हो सका था। जी हाँ दोस्तों, अब बात करते हैं कि महाराष्ट्र में हुई सियासी उलटफेर के बाद कहा जा रहा है कि शरद पवार की पार्टी एनसीपी में हुई टूट पटना में विपक्षी दलों की बैठक का नतीजा है। महाराष्ट्र में हुई सियासी घमासान को लेकर बिहार की सियासत गर्म हो गई है। नीतीश के विरोधियों का कहना है कि उनकी विपक्षी एकता की मुहिम की हवा निकल चुकी है। आरएलजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने इसको लेकर नीतीश पर तीखा तंज किया है। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि महाराष्ट्र में जो कुछ हुआ है वो तो होना ही था। विपक्षी एकता के नाम को जो शिशु है ये गर्भ में ही विकलांग हो गया है। इस बात की जानकारी महाराष्ट्र के सियासी घटना से मिली है। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में सियासी उलटफेर इसलिए भी होना था कि जिस मां की
कोख में विपक्षी एकता नाम का शिशु है, वो माँ ही जब कुपोषित है तो बच्चे की क्या स्थिति होगी। कुशवाहा ने बड़ी भविष्यवाणी करते हुए कहा कि महाराष्ट्र की सियासत में जो कुछ भी हुआ है, आगे आने वाले दिनों में देश भर में सभी जगह ऐसी ही स्थिति देखने वाली है। विपक्ष की एकता तार तार होने की शुरुआत हो चुकी है और पूरे देश में यही स्थिति आने वाले दिनों में सामने आएगी। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि इंतजार कीजिए और देखते जाइए कि आगे क्या क्या होता है। जी हाँ दोस्तों, अब बात करते हैं कि केंद्र राज्य मंत्री अश्विनी चौबे ने आरजेडी नेताओं और प्रदेश के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर को लेकर विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा कि मौजूदा समय में जो बिहार के शिक्षा मंत्री है वो पूरी तरह से मूर्ख है। साथ ही उन्होंने कहा कि पता नहीं इसे शिक्षा मंत्री कौन बना दिया। इतना ही नहीं, अश्विनी चौबे ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पलटू, राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद को उल्टू और प्रदेश के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को सल्टू राम कहकर सियासी हलचल पैदा कर दी है। दरअसल बीजेपी नेता चौबे ने नाराजगी शिक्षा भर्ती नियमावली में किए गए बदलाव को लेकर जताई है और इस संशोधन को गलत फैसला बताया है। बता दें कि शिक्षा भर्ती नियमावली में किए गए संशोधन को लेकर छात्र भी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं और इसका जमकर विरोध कर रहे हैं। शिक्षक भर्ती नियमावली में बदलाव को लेकर चौबे ने नाराजगी जताई है और कहा है कि शिक्षा मंत्री ने जो फैसला लिया है ये उचित नहीं है, मूर्खता से भरा है, वो मूर्ख है, इस पर नीतीश सरकार को विचार करना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, अब बात करते हैं कि जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने रविवार को लालू यादव के लालटेन युग का जिक्र करते हुए कहा कि आज बिहार के लोगों को जंगल राज नहीं चाहिए। वो खुद कहते हैं कि पहले अपराध बहुत ज्यादा हुआ करता था, लोग कहते हैं कि अब बीजेपी को वोट नहीं देंगे, मगर जैसे ही वोट का समय आएगा और तब वो कहेंगे कि बीजेपी जीत रही है तो लालटेन का वोट को दे दो, जिए चाहे मरे, काम हो चाहे ना हो, हम बीजेपी को वोट नहीं देंगे। प्रशांत किशोर ने कहा कि आज बिहार में आदमी को 4 बात याद है। पहला, हमारी जाति क्या है, चुनाव में कौन हमारे जाति का प्रत्याशी है उसी को वोट दिया जाएगा। समाज में जाति से बच गया उसको हिंदू मुसलमान बनाकर वोट दे रहा है। अपने घर में खाने का ठिकाना नहीं और घर में लड़का खाए बगैर मर रहा है, लेकिन हिंदू का झंडा लेकर मुसलमान को सबक सिखाने के लिए पाकिस्तान पुलवामा के नाम पर आप वोट दे रहे हैं। बिहार आज़ादी के 75 साल बाद भी सबसे पिछड़ा राज्य है। गरीबी, अशिक्षा, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार के चलते लोगों का बुरा हाल है। बता दें कि प्रशांत किशोर ने पिछले साल 2 अक्टूबर 2022 को गांधी जयंती के अवसर पर बिहार में जनसुराज पदयात्रा की शुरुआत गांधी आश्रम भितरीवाह से की थी, लेकिन बीते 15 मई को स्वास्थ्य कारणों से यात्रा को कुछ दिनों के लिए इस वादे के साथ स्थगित कर दिया गया था कि वापस वहीं से शुरुआत करूंगा जहां से रोक रहा हूं। प्रशांत किशोर ने रविवार को समस्तीपुर जिले के मोड़वा प्रखंड से यात्रा फिर से शुरू की है। जी हाँ दोस्तों, अब बात करते हैं कि मुंगेर जिले में सीएम नीतीश कुमार की पार्टी के विधायक राजीव कुमार सिंह का एक वीडियो खूब वायरल हो रहा है। इस वीडियो में राजीव कुमार सिंह ने गुस्से में दिख रहे हैं और जमकर गालियां भी देते दिख रहे हैं। दरअसल तारापुर थाना क्षेत्र में पानी निकासी की समस्या को लेकर ग्रामीणों ने सड़क जाम किया था। इसकी सूचना मिलने के बाद जेडीयू विधायक राजीव कुमार सिंह पहुंचे थे। ग्रामीणों से बात करने के दौरान आपा खो दिए और विरोध कर रहे लोगों के साथ गाली गलौज करना शुरू कर दिए। इस पूरे वाक्य का किसी ने वीडियो बना लिया और सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। जी हाँ दोस्तों, अब बात करते हैं कि नालंदा के थरथरी प्रखंड स्थित हाई स्कूल में आयोजित लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के कार्यक्रम में लोगों की भारी भीड़ उमड़ी। इस मौके पर चिराग पासवान ने जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने नीतीश सरकार पर जमकर हमला बोला। कहा कि अपनी पार्टी में टूट की वजह से मुख्यमंत्री जी को अब डर लग रहा है। उनके कई विधायक और सांसद दूसरे दलों के संपर्क में है। जेडीयू के कई नेता तो उनकी पार्टी लोजपा रामविलास पार्टी के भी संपर्क में है। नीतीश पर तंज कसते हुए चिराग ने कहा कि जो लोग दूसरे की पार्टी को तोड़ने का काम करते हैं उन्हें हमेशा ये डर सताता है, क्योंकि जैसी करनी वैसी भरनी। जी हाँ दोस्तों, अब बात करते हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सिविल नहीं बल्कि इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर है। ये बातें आज सीएम के ऊपर लिखी गई किताब के चर्चा में आने के बाद से शुरू हो गई है। इस पुस्तक के सामने आने के बाद जब फर्स्ट बिहार की टीम ने इसकी पड़ताल की तो ये बातें सच साबित हुई कि नीतीश कुमार ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है और उन्होंने सिविल नहीं बल्कि इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर की पढ़ाई की है। दरअसल बिहार के सीएम नीतीश कुमार को लेकर
ये चर्चा होती है कि नीतीश कुमार जब खुद सिविल इंजीनियर है तो इसके बावजूद बिहार में आए दिन पुल या अन्य तरह के भवन कैसे गिर जाते हैं, जिसके बाद अब सीएम पर इन दिनों एक किताब लिखी गई है। इसमें एक जगह ये लिखा गया है नीतीश सिविल के इंजीनियर नहीं है बल्कि इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर की पढ़ाई किया है। मालूम हो कि फर्स्ट बिहार की टीम ने जब इस संबंध में नीतीश कुमार के साथ पढ़ने वाले उनके कुछ साथियों से बातचीत की तो उन्होंने बताया कि नीतीश कुमार इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है। नीतीश कुमार 1973 में इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग की पढ़ाई किए थे। इस दौरान पटना के विश्वविद्यालय के अंतर्गत ही इंजीनियर की पढ़ाई करते थे। आपको बता दें कि पिछले कुछ दिनों राज्य में अगुवानी पुल गिरने का हादसा हुआ था तो भाजपा की तरफ से लगातार ये सवाल किया जाता था कि नीतीश कुमार खुद सिविल इंजीनियर है फिर भी पुल कैसे गिर जाते हैं, जिसके बाद अब ये साफ कर दिया गया है कि सीएम सिविल इंजीनियर नहीं है बल्कि इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर की पढ़ाई की है। जी हाँ दोस्तों, अब बात करते हैं कि बिहार बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव ने युवाओं को रोजगार देने का वादा किया था, लेकिन आज बिहार का युवा सड़कों पर प्रदर्शन कर लाठी खा रहा है और तेजस्वी यादव छात्रों को छोड़कर विदेश में छुट्टी मना रहे हैं। बिहार सरकार सबसे पहले शिक्षा मंत्री को हटाए। संजय जायसवाल ने कहा कि सीटेट टीएटी अभ्यर्थी चौथी बार पटना में लाठीचार्ज का शिकार हुए। पुलिस पदाधिकारियों का ये भाषा लोकतांत्रिक नहीं है। बीते 11 महीने में महागठबंधन की सरकार ने शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में 8 बार संशोधन किया। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि शिक्षक भर्ती प्रक्रिया पूरी नहीं हो इसलिए सरकार नियमावली में बदलाव कर रही है। जायसवाल ने कहा कि बिहार सरकार सबसे पहले शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर को हटाए। जब तक वो शिक्षा मंत्री रहेंगे तब तक बिहार में छात्रों का आंदोलन उनके बयानों से होता रहेगा। तो चलिए दोस्तों, आज दिन भर का ये था ताज़ा तरीन खबरों का अपडेट। अगर आने वाला कल का भी ताज़ा तरीन खबरों का अपडेट लेना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दे और वीडियो को लाइक कर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।